ओके, तो स्टार्ट करते एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो। इसका मतलब हमारी कंट्री में बिजनेस की क्या पोजीशन है, बिजनेस का क्या सिनारियो चल रहा है, ठीक है। बिजनेस की क्या स्थिति है, तीन बातें, एक तो बिजनेस करो, जॉब करो, या हाँ बस दो ये समझो, बिजनेस करो या जॉब करो। तो बिजनेस का क्या सिचुएशन है हमारे कंट्री में वो देखने मिलेगा। तो हर कंट्री ये चाहता है कि उसकी कंट्री का बिजनेस बढ़े है ना। बिजनेस बढ़े मतलब ही क्या, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, एंटरप्रेन्योर्स बने, एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेशन मिले। तो इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री श्री मोदी जी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे टू फॉस्टर द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी तो क्या होगा, इनोवेशन आएगा, है ना, न्यू बिजनेसेस आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी, और हो सकता है हम कुछ बहुत ही अच्छा इनोवेशन हो जाए तो उसका एक्सपोर्ट भी शुरू कर दे। एक्सपोर्ट शुरू होगा तो हमारी कंट्री में डॉलर आएगा। तो इन शॉर्ट कंट्री का क्या होगा, प्रोग्रेस होगा, कंट्री का प्रोग्रेस होगा, ठीक है। तो हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनके यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो। तो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे। तो उन इनिशिएटिव्स के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। पहला है मेक इन इंडिया। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। मेक इन इंडिया के बारे में किसी क्या जानकारी है, हैंड रेज करो। मेक इन इंडिया क्या है, किसी को कुछ आइडिया है? मेक इन इंडिया क्या है, एनी आइडिया? पलक, सिमरन, तेजस्विनी, यस यस सर, जो जैसे सिमरन हरवानी आप बोलो। हाँ हाँ, जैसे हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग बाहर से अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं। तो वो अभी मोदी ने इनिशिएटिव लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही मतलब कंट्री में वो बना पाएं, अपने रिसोर्सेस यूज कर कर लोकल प्रोडक्ट्स बना पाएं। जैसे कि हमारी कंट्री में ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और ज़्यादा पैसा है, ऐसा कुछ। ओके ओके, तो सिमरन अरवानी कहती है कि सर मेक इन इंडिया मतलब हम हमारे कंट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। क्या सिमरन राजपाल आप सिमरन अरवानी से सहमत हो? डू यू अग्री विद सिमरन अरवानी? Yes, sir. I completely agree with her. Oh, सिमरन राजपाल completely agree with सिमरन अरवानी। ओके चलो ठीक है। तो मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया यही बोलता है, प्रधानमंत्री मोदी जी चिल्ला चिल्ला के यही कहते हैं जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, मेड इन चाइना, ये खत्म करना है पूरे वर्ल्ड में। मेक इन इंडिया ये लोगो होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट्स पे। अभी क्या है, प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि इंडिया में क्या होता है, सर्विस सेक्टर काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज में इंडियंस एम्प्लॉय है, ठीक है। क्यों? इंडियंस का ब्रेन कैसा है, लाजवाब है। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट लोग माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में इंडियंस। जो आर्यंस लोग होते हैं, इंडियंस मतलब बेसिकली आर्यंस है। तो आर्यंस जो ब्रीड है ये काफी शार्प माइंडेड, शार्प ब्रेन की होती है। और इंडियन ब्रेन का पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा नाम और रुतबा है, ठीक है, डिमांड है इंडियन ब्रेन्स की। तो सर्विस सेक्टर में इंडिया तो चल ही रहा था, लेकिन उसी तरह जिस तरह इंडिया सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, चाइना वाज नोन फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। कोई भी चीज ले लो वो चाइना में काफी सस्ते में और अच्छे से प्रोड्यूस हो जाती है, और अच्छी क्वालिटी की भी। देखो, हम जो बोलते हैं चाइना का मोबाइल है या चाइनीज आइटम है मतलब सस्ता आइटम है, ऐसा नहीं है। चाइना वालों को आप स्पेसिफिकेशन दे दो, आप चाइना वालों को स्पेसिफिकेशन दे दो कि हमको 1 लाख का मोबाइल चाहिए, तो वो 1 लाख का मोबाइल भी बना देंगे, मतलब अच्छी क्वालिटी का भी बना देंगे,
आप उनको बोल दो 10,000 का दे दो तो वो 10,000 का भी बना दोगे। तो चाइनीज पीपल आर नोन फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग टैलेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स, ठीक है। और इंडिया इज वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि क्यों किसी से इंपोर्ट करना, हमारे कंट्री के पास में बहुत सारा रिसोर्स है, बहुत टैलेंटेड यंगस्टर्स है, तो क्यों किसी से कुछ इंपोर्ट करना। तो मोदी जी ने मेक इन इंडिया नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये था बेसिक हिस्ट्री ऑफ मेक इन इंडिया। इसके पीछे और एक है, इंडिया और चाइना का ट्रेड वॉर चलता है, इंडिया और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है। अगर देखो चाइना का बहुत सारा, जैसे कि मान लो एक रफ एस्टिमेट देता हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। चाइना का एक X% इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया में। चाइना जो भी प्रोड्यूस करता है उसका X% गुड्स इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इंडिया अगर ये इंपोर्ट कम करेगा, इसका मतलब चाइना का सेल्स कम होगा। चाइना का सेल्स कम होगा, इसका मतलब उसका प्रॉफिट कम होगा। उसका प्रॉफिट कम होगा मतलब उसकी इकोनॉमी थोड़ी डाउन होगी। तो इंडिया यही तो चाहता है ना, डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकते हम, मिलिट्री फाइट, वन ऑन वन फाइटिंग नहीं कर सकते। तो ये दूसरे मेजर्स जैसे कि कोल्ड वॉर हो गया या ये ट्रेड वॉर हो गया, ये एक इंडिया का चाइना के अगेंस्ट एक्शन था। मेक इन इंडिया नाम का स्कीम लाया। और मेक इन इंडिया में जो पूरा ग्लोब है, businesses from across the globe and not merely the Americans consider Make in India as the breakthrough policy of the new India। पूरे वर्ल्ड ने ये जो मोदी जी की पॉलिसी है मेक इन इंडिया की, इसे सराहा है, इसे इसकी मतलब तारीफ की है। मतलब हर किसी को इंडिया में बहुत सारा पोटेंशियल लगा और ये स्कीम हर एक को बहुत ही बेहतरीन लगी। ये स्कीम कब आई, कब लॉन्च हुई? सितंबर 2014। आपको ये हाईलाइट करना है सितंबर 2014 या अंडरलाइन करना है। एग्जाम्स में एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं, मेक इन इंडिया कब आई, कौन से ईयर में आई, कौन से मंथ में आई, तो ये सब आपको याद रखना है। मोदी गवर्नमेंट कब आई? 2014 में। जैसे ही मोदी गवर्नमेंट पावर में आई, उन्होंने मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया, ठीक है। As a national program, the Make in India initiative is aimed at transforming India into global manufacturing hub। हम क्या चाहते हैं कि मेक इन इंडिया, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो कंट्री है ये क्या हो जाए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाए। तो मेक इन इंडिया ऐसा लिखो और उसका ऑब्जेक्टिव साइड में लिख लो। मतलब आपको पता होना चाहिए इन शॉर्ट कौन से इनिशिएटिव का क्या ऑब्जेक्टिव है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, मेक इन इंडिया ये इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। हम पूरे वर्ल्ड में जो भी चीजें लगने वाली है उसे हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसमें हमने 25 की एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें से कुछ है ऑटोमोबाइल सेक्टर, केमिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, एविएशन, लेदर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, railways, infrastructure। With this scheme, the government has increased the FDI limit in various industries to attract the foreign investment and participation। देखो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब फॉरेनर या फॉरेन की कंपनीज हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा अलाउड नहीं होता था 1991-92 के पहले। उसके बाद में एफडीआई अलाउड हुआ और वो भी कुछ परसेंटेज होता था, 24%, 49%, 74%, 76%, 30%, इतना ही अलाउड होता था। मतलब अगर 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है और लिमिट है 24 करोड़ और 25% एफडीआई की, तो फॉरेन का इंडस्ट्री या फॉरेन कंपनी सिर्फ 24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो ऐसी अलग अलग लिमिट होती है। तो मेक इन इंडिया के बाद में एफडीआई की लिमिट काफी रिवाइज हुई है और काफी बढ़ गई है। और
एफडीआई लिमिट बढ़ने, जैसे कि अगर आप देखोगे ना पास्ट में, तो मोदी गवर्नमेंट ने एफडीआई की लिमिट बहुत जल्दी जल्दी और फटाफट बढ़ाई है। मोदी ने काम ही क्या किया, जो क्या बोलते हैं कांग्रेसी लोग हैं, जो मोदी के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो यही कहते हैं, अभी तो नहीं कहते, लेकिन जब नवी नवी मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी इनिशियली 2-3 आज, हर कोई ये ब्लेम करता था कि मोदी तो वर्ल्ड टूर कर रहा है, मोदी वर्ल्ड टूर कर रहा है। तो मोदी वर्ल्ड टूर क्यों कर रहा था, जो कर रहे थे, क्योंकि जो फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज है, ही वाज इनवाइटिंग दोस कंपनीज टू इंडिया टू स्टार्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स टू डू बिजनेस इन इंडिया। Or in this process, he has also increased the FDI limits of many sectors. Okay, it has established an investor facilitation center to assist foreign businesses, locate partners and sites. While a few measures have been initiated for domestic companies, which were rolled after Modi government. सर आपकी आवाज कट रही है। सर आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही क्या? नहीं सर, वो बीच में कट जा रही है आवाज, बहुत लो हो जा रही है। अच्छा सुनो, एक काम करता हूँ, मैं माइक कनेक्ट करता हूँ। तो माइक कनेक्ट करने के बाद में प्रॉब्लम क्या होता है कि वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अभी मैं हेडफोन्स यूज कर रहा हूँ, तो आपने जो बोला वो मुझे सुनाई दिया, लेकिन अब मैं अगर माइक कनेक्ट करूंगा ना, तो आप जो बोलोगे मुझे सुनाई नहीं देगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या कुछ कहना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इमीडिएटली मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप ऑन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या मुझे कॉल कर देना अगर आपको कोई यस सर, जूम पे भी चैट होती है, तो कुछ अगर रहा तो यही लिख देंगे। जूम पे चैट होती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, तो मेरा स्क्रीन ही दिखता है, मुझे चैट बॉक्स नहीं दिखता है। और एक बार जैसे कि अब मैं अगर स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ और आप हैंड रेस करते हो, तो मैं आपको सुन सकता हूँ, माइक डिस्कनेक्ट करके मैं आपको दोबारा से सुन सकता हूँ। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। या एक मिनट दो मुझे, मैं दोनों भी एक साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट करके देखता हूँ। मैंने माइक कनेक्ट किया है अभी, आप कुछ बोलो। हेलो। हाँ, आवाज तो आ रहा है। आपको मेरा आवाज क्लियर हुआ है क्या? हाँ अभी क्लियर है। हुआ है। नहीं, मैंने तो माइक सिर्फ कनेक्ट किया है, उसको ऑन ही नहीं किया। स्पीकर्स रियल टेक हाई डेफिनेशन। हेलो अल्फा टू डेल्टा, माइक चेक। यस ओके, अभी कुछ साउंड में क्लैरिटी आई है क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, मैं ये बंद ही कर देता हूँ। ओके, अब साउंड में चेक माय स्पीकर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। टेस्ट माइक, अभी आवाज आ रहा है? थंब बता दो मुझे, आपका साउंड नहीं आ रहा है। थंब बता दो मुझे, साउंड आ रहा हो तो। आपने हैंड रेस किया है था। हैंड रेस मतलब आप थंब समझ रहे हो क्या? ओके चलो ठीक है। ओके, अब अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, और कोई जैसे कि मैं कंसेप्ट पढ़ाने के बाद में मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा, मतलब मेरा माइक डिस्कनेक्ट कर दूंगा, तो मुझे आप लोगों की आवाज आएगी। तो हमने अभी पढ़ा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में किसी को कोई डाउट है? सर नो सर। ओके, मेक इन इंडिया अच्छे से समझ में आया? यस सर। ओके ग्रेट। उसके बाद में एक और इनिशिएटिव लिया हमने, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, एनीबॉडी कुछ आइडिया है किसी को स्टैंड अप इंडिया क्या है? हैंड रेस करो जिसे भी। अच्छा, आप तो डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर लो जिसे भी स्टैंड अप इंडिया के बारे में कोई जानकारी है। सिमरन, यस सिमरन, पलक, तेजस्विनी, स्टैंड अप इंडिया के बारे में कोई जानकारी है? नहीं सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके चलो कोई बात नहीं, समझेंगे हम स्टैंड अप इंडिया क्या है। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्टैंड अप इंडिया, the Stand Up India scheme aims at promoting entrepreneurship among women and scheduled caste and tribes. ठीक है,
पहला क्या था, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोडक्शन बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना। अब जो स्टैंड अप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया कहाँ गया, सेकेंड इनिशिएटिव है हमारा स्टैंड अप इंडिया। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप in women, scheduled caste and scheduled tribes। तो सर ये जो स्टैंड अप इंडिया प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है, ये कोई पर्टिकुलर टारगेट पब्लिक के लिए ही है। तो इसका टारगेट कौन है, महिलाएं, वुमेन, विमेन, महिलाएं और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो स्टार्टअप इंडिया के जो भी बेनिफिट्स है वो इन 3 कैटेगरी के पब्लिक को ही मिलेगा, ठीक है। और उसके बेनिफिट्स क्या है अभी हम डिटेल में समझेंगे क्या होता है स्टैंड अप इंडिया। The scheme is anchored by Department of Financial Service, Ministry of Finance, Government, Ministry of Finance, ठीक है। तो स्टार्टअप ये जो स्टैंड अप इंडिया है ये कौन मॉनिटर कर रहा है, 2 लोग मॉनिटर कर रहे हैं। कौन 2 लोग, एक है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस MOF। बेटा लोग आप ऐसे छोटा छोटा फ्लो चार्ट बना रहे हो ना, उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले इतना ऐसा थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप ये ऐसा जो मैं छोटे छोटे फ्लो चार्ट बना रहा हूँ ना, जैसे कि ये आप ये भी पढ़ लोगे ना तो आपको काफी कुछ रिकॉल हो जाएगा। हमें क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। तो मल्टीपल रिवीजन के लिए इतना पढ़ना मुश्किल होता है, तो उससे तो हमने ये सिर्फ ऐसा जो लिखा है खुद के हैंडराइटिंग में इतना इतना भी पढ़ लिया ना, तो हमारी रिवीजन काफी ज्यादा हो सकती है। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स कम भी मिलते हैं तो इकोनॉमिक्स वो कवर अप कर सकता है, ठीक है। तो स्टैंड अप इंडिया में बेसिकली होता क्या है, स्टैंड अप इंडिया में हमें स्टैंड अप इंडिया में हमें बेसिकली मिलता है बैंक लोन। बैंक लोन कितना, वो मिलता है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। 10 लाख रुपीज से लेके 1 करोड़ रुपीज तक का बैंक लोन इजीली मिलता है। किसे इजीली मिलता है, विमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, ठीक है। यही है हमारा स्टैंड अप इंडिया और कुछ भी नहीं है। तो स्टैंड अप इंडिया क्या बोलता है कि इजीली फंड्स प्रोवाइड करेंगे, कितना, 10 लाख से रुपीज 1 करोड़। हाईलाइट करना है किसको, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या वुमेन, ठीक है। बोरोवर, बोरोवर मतलब क्या होता है, जो लोन ले रहा है। बोरोवर मतलब जो लोन ले रहा है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्टैंड अप इंडिया में बोरोवर कौन हो सकता है, तो बोरोवर कौन हो सकता है, विमेन हो सकता है, SC हो सकता है, ST हो सकता है। ये 3 लोग ही स्टैंड अप इंडिया में बोरोवर हो सकते हैं। अब लोन क्यों मिलेगा, मुझे मर्सिडीज लेनी है या मुझे क्रेटा लेनी है तो मुझे लोन मिलेगा क्या, कोई विमेन है उससे है तो उसे लोन मिलेगा क्या, नहीं। लोन मिलेगा ओनली फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, ओनली फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। अगर आप गूगल करोगे ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज मतलब क्या, तो वो कुछ और होता है। ये इन्होंने स्टैंड अप इंडिया में ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज का मतलब बताया है कि लोन ऐसे व्यक्ति को मिलेगा, पहला क्राइटेरिया तो ये है कि वो वुमेन, SC या ST होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया है वो मिलेगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब क्या है, थर्ड क्राइटेरिया बोला है उन्होंने कि लोन मिलेगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। और स्टैंड अप के अकॉर्डिंगली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब ऐसी वुमेन, ऐसा SC का कोई व्यक्ति या ऐसा ST का कोई व्यक्ति जो लाइफ में फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, लाइफ में फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है।
अब मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, ही बिलोंग्स टू एससी कैटेगरी, मतलब हमारा पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। अब हम देखेंगे कि मिस्टर एक्स ने पूरे लाइफ में कभी बिजनेस किया है क्या, मिस्टर एक्स के फादर ने कभी बिजनेस किया है क्या। अगर मिस्टर एक्स ने पहले बिजनेस किया था तो उसे लोन नहीं मिलेगा, उसके फादर ने कभी बिजनेस किया था तो उन्हें लोन नहीं मिलेगा। तो ये किसके लिए है, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए है। अगर आप गूगल करो तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब कुछ और ही मीनिंग होता है, लेकिन इन लोगों ने स्टैंड अप इंडिया में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये बताया है कि जो लाइफ में फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अब बिजनेस में हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मतलब जो लोन मिल रहा है, लोन क्यों मिल रहा है, लोन में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, सर्विसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, या ट्रेड कर सकते हैं। सर्विसेज दे सकते हैं, सर्विसेज और ट्रेड। ठीक है, मैन्युफैक्चर मतलब कुछ प्रोड्यूस करना, सर्विस करना मतलब सर्विस देना, जैसे मैं आपको टीचिंग सर्विस दे रहा हूँ, और ट्रेड मतलब खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। तो ये तीनों चीज, तीनों भी चीज हम कर सकते हैं, किसमें, स्टैंड अप इंडिया के लोन के थ्रू। ठीक है, अब अगर जो लोन ले रहा है वो नॉन इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल लोन ले सकता है क्या, वो देखते हैं। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है पता है किसी को, इंडिविजुअल मतलब, इंडिविजुअल मतलब एक अकेला। एक अकेला व्यक्ति, सोनू, मोनू, चिंटू, चिंटी, ये क्या है, ये इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है। अब अगर ये इंडिविजुअली कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर ये कोई पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर रहे हैं, इसमें एलिजिबल कौन है, एक तो विमेन है, एससी है, एसटी है। अब मान लो विमेन, विमेन कौन है हमारे पास, चिंटी है, चिंटी और चिंटी का हस्बैंड चिंटू। ठीक है, तो चिंटी तो एलिजिबल है, क्यों, क्योंकि वो वुमेन है। ठीक है, वुमेन है और ओपन कैटेगरी की है समझो। ठीक है, एससी एसटी नहीं है वो, तो चिंटी तो एलिजिबल है क्योंकि वो वुमेन है। लेकिन चिंटू एलिजिबल है क्या, चिंटू एलिजिबल है क्या? नहीं। 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 लेकिन उन्होंने तो पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अगर इनकी जो पार्टनरशिप फर्म है सीसी, चिंटू चिंटी, इनकी जो पार्टनरशिप फर्म है, अगर इन्हें स्टैंड अप इंडिया का बेनिफिट लेना है तो पार्टनरशिप फर्म में 51% का स्टेक किसका होना चाहिए, चिंटी का, और बचा हुआ स्टेक किसी का भी रहा तो चलेगा। तो जो एलिजिबल पर्सन है, एलिजिबल पर्सन कौन है, विमेन, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, इनका स्टेक कितना होना चाहिए, 51%। अगर 51% स्टेक है तो ही ये एलिजिबल है। कौन से केस में, नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस के केस में। नॉन इंडिविजुअल। कितना होना चाहिए, 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग 51। एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी बाय ईदर एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर। ऑल क्लियर? यस सर। यस, ओके। साउंड भी क्लियर है ना? हाँ Yes. सर। ओके। अब देखते एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी वही मैंने जो बताया, एससी एसटी या वुमेन होना चाहिए, उनकी एज 18 इयर्स होना चाहिए। तो आप चाहो तो यहाँ पे आपकी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट में यहाँ लिख देना ई मोर देन 18 इयर्स एज, या यहीं पे लिख लो मोर देन 18 इयर्स, ऐसा कुछ भी। ठीक है, आपकी शॉर्ट नोट्स भी साथ ही साथ बन जाएगी। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है लोन अंडर द स्कीम्स आर अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब फर्स्ट टाइम वेंचर कर रहे हैं हम, फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और ट्रेडिंग। मतलब जो व्यक्ति है जो लोन ले रहा है, विमेन, एससी एसटी, उन्होंने फर्स्ट टाइम बिजनेस करने को होना। इसके पहले क्या वो कुछ कर रहे थे क्या, अगर वो जॉब कर रहे थे तो वो अलाउड है क्या, एलिजिबल है क्या? नो। नो। क्यों, अरे कौन बोला, तेजस्वी नहीं, क्यों नो?
यस सर होगा ना। सर एलिजिबल आपने क्या पूछा? सर आपने बोला बिजनेस जो करेगा उसको अलाउ नहीं होगा ना। नहीं। हाँ देखो ये जो चिंटी है, अब केस 1 देता हूं मैं, केस 1। चिंटी जॉब कर रही थी, ठीक है, चिंटी का कहीं जॉब चल रहा था। अब चिंटी ने वो जॉब बंद किया और बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या वो स्टैंड अप के लिए एलिजिबल है क्या? हाँ फिर एलिजिबल है। यस। केस 2, चिंटी का बिजनेस चल रहा था और अब वो स्टैंड अप के फंड के लिए अप्लाई करती है, तो वो एलिजिबल है क्या? नो सर। नो। नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले से बिजनेस कर रही है ना। हम स्टैंड अप मतलब जो बैठे हुए हैं। देखो एक नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, जो बैठे हुए है, जो सिटिंग है, उसे स्टैंड अप करना है। जो पहले से सक्षम है, जो पहले से बिजनेस कर रहा है, जो पहले से कैपेबल है, उसे और ज्यादा बेनिफिट नहीं देना है। जो अंडर प्रिविलेज्ड है या जो अभी तक खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो पाए, उन्हें स्टैंड अप कराना है, उन्हें खड़ा करवाना है, उन्हें दौड़ाना है। एक लॉजिकल, ये जो नाम रखते हैं ना स्टैंड अप इंडिया, इसके पीछे भी कोई लॉजिक होता है, ऐसे ही नहीं कुछ भी नाम रख देते। स्टैंड अप इंडिया, जो अभी तक खुद के पैरों पे कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए ये स्कीम है। अब अगर नॉन इंडिविजुअल है तो 51% स्टेक होना चाहिए। देखो मैं ये अपना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खराब इसलिए बोलता हूँ, ये जो लाइन यहाँ लिखी है, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, वही लाइन कॉपी पेस्ट उन्होंने यहाँ पे कर दिया। तो रिपीटेटिवनेस बहुत है, रिपीटेटिवनेस बहुत है। Borrower should not be in default। अच्छा, अब ये जो हमारी चिंटी है, अच्छा कुछ साल पहले बंटी और बबली मूवी आई थी, पता है क्या आपको? हाँ सर। हाँ तो बंटी और बबली कैसे थे? बहुत अच्छे थे ना? फ्रॉड नो। थे वो, फ्रॉड थे वो, है ना। चोरी हाँ वो सबका पैसा डुबाते थे। तो हमारी जो बबली है, बबली ने पहले एसबीआई से लोन लिया था और उसमें डिफॉल्ट कर दिया था, ठीक है। अब क्या वो स्टैंड अप स्कीम के लिए एलिजिबल है क्या? नो नो सर। सर। क्यों? हमारी बबली ने पहले डिफॉल्ट किया है। तो ऐसे जो डिफॉल्टर्स है, ये उन लोगों के लिए नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफॉल्टर्स लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके। नो सर। लोन डिटेल्स, अब लोन कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा? तो नेचर ऑफ लोन कैसा रहेगा? वो टर्म लोन भी मिल सकता है, वर्किंग कैपिटल भी मिल सकता है। आपको समझता है कि टर्म लोन मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल लोन क्या होता है? सर टर्म नो लोन सर। मतलब, ओके देखो, सर टर्म लोन मतलब वही ना 1 ईयर और 6 मंथ्स। नहीं, कोई मतलब पर्टिकुलर काम के लिए हाँ हाँ, पर्टिकुलर टर्म के लिए। ओके ग्रेट। तो देखो हमारी जो जरूरत है, हमारी नीड्स कैसी है? एक है शॉर्ट टर्म नीड्स है, या जो करंट नीड्स है, जो रेगुलर लगती है, और एक होती है लॉन्ग टर्म, ठीक है। जैसे कि मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, तो रॉ मटेरियल तो मुझे रेगुलर बेसिस पे करना है ना, रॉ मटेरियल मुझे रेगुलर बेसिस पे खरीदना है ना। सैलरी पे करना है, ये रेगुलर बेसिस पे करना है। लेकिन मुझे प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, तो ये रोज रोज खरीदता हूँ क्या मैं? नहीं, एक बार खरीद लिया, लॉन्ग टर्म के लिए चल गया। मुझे कार खरीदना है, तो एक बार खरीद लिया, लॉन्ग टर्म के लिए चल गया। तो ऐसी जो रिक्वायरमेंट है जो रेगुलर बेसिस पे लगती है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सीसी ले सकता हूँ, कैश क्रेडिट, या करंट लोन ले सकता हूँ, ठीक है। और ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली है, तो इसके लिए मैं क्या लूंगा? टर्म लोन, ठीक है। तो टर्म लोन, जैसे कि मुझे लेना है 15 लाख की क्रेटा, तो मैंने 15 लाख का लोन ले लिया, और इसका टर्म है, टर्म मतलब टाइम, टाइम, और मेरे लोन का टर्म है 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो 15 लाख रुपीज मैंने लिए हैं, ये इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में हर महीने के महीने में 10 ईयर्स तक के पे करूंगा, थोड़ा थोड़ा। मान लो 10-10 हजार रुपए का मेरा ईएमआई आ रहा है, तो मैं हर महीने 10-10 हजार भरूंगा, तो इसे कहते हैं टर्म लोन। और करंट लोन मतलब आप ले लो, 5 लाख का मैंने लोन ले लिया, अब उससे मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, मतलब एक सीसी अकाउंट बन जाएगा मेरा, मतलब रेगुलर बेसिस पे लोन लूंगा,
दूंगा, लूंगा दूंगा लूंगा दूंगा, तो जितना मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा उस पे ही इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल लोन, ये जो करंट लोन बोल रहा हूँ ना मैं, ये है वर्किंग कैपिटल लोन। करंट लोन मतलब ही वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल, सैलरी वगैरह। वर्किंग कैपिटल मतलब जो मेरे को डेली वर्किंग के लिए जो पैसा लग रहा है वो भी हम लोन के फॉर्म में ले सकते हैं। समझा है तो ठीक, नहीं समझा तो घबराना नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे हम आगे समझ में आएगा जब हम एफएम वगैरह सब्जेक्ट पढ़ेंगे या अकाउंट्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ लोन कैसे हो सकता है, वो टर्म लोन भी मिल सकता है, वर्किंग कैपिटल भी मिल सकता है। कितना अमाउंट, 10 लाख से लेके 1 करोड़। पर्पस ऑफ द लोन, पर्पस क्या है, न्यू एंटरप्राइज सेट करना है हमको। तो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है, सर्विस हो सकता है। साइज ऑफ द लोन, साइज ऑफ द लोन ये समझने वाली बात है। देखो लोन की लिमिट क्या बोल रखी है उन्होंने, 10 लाख से लेके 1 करोड़, ठीक है। अब मान लो मेरा प्रोजेक्ट है 20 लाख का, ठीक है। चिंटी है, चिंटी एक लेडी है, एक वुमेन है, वुमेन है एक चिंटी। चिंटी को एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करना है 20 लाख रुपए। तो क्या मुझे पूरा 20 लाख रुपए मिल जाएगा क्या? नहीं, उससे कितना मिलेगा, उससे सिर्फ 75% मिलेगा। मतलब 15 लाख ही रुपए उसको लोन मिल सकता है। बचा हुआ 25% क्या होना चाहिए, ओन स्टेक होना चाहिए। मतलब 5 लाख रुपए उसने खुद में लगाना चाहिए। समझा गया? ये आपको सही लगता है कि गलत लगता है? हेलो, यस सर। सही है ना? नहीं तो क्या हाँ, होता था, अगर पूरा 20 लाख हम दे देते थे तो क्या होता था, चिंटी को लगता था यार मेरा तो कुछ पैसा लगा ही नहीं है, जो लगा है वो बैंक का लगा है। बिजनेस चले तो ठीक, नहीं चले तो प्लांट एंड मशीनरी बैंक ले जाएंगी, मेरा क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं, बाबा जी का खुल लो। तो इसीलिए गवर्नमेंट, ये स्टैंड अप इंडिया ही नहीं, आप कोई भी प्रोजेक्ट लोन लेते हो, आप ये जो विमेन SC नहीं भी हो, फिर भी आप बैंक के पास जाके कोई पैसा लेते हो तो भी बैंक आपको यही बोलता है कि 20%, 25% आपका खुद का पैसा होना चाहिए। ये समझ में आया है क्या? हाँ। यस, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, नॉर्मल रहेगा, MCLR प्लस 3%। देखो इंटरेस्ट रेट कैसा होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो MCLR मतलब क्या है, ये एक बेस रेट है जो हमारा